हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सबों का मेरा नमस्कार। और मैं आप सबों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का जो अध्याय 1 है, जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसको इस वीडियो के ज़रिए बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 इसके पहले हमने पढ़ा रखा है। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है हमने बहुत सरल वे में जो है वो बताई है। अब बिना वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट 2 वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन जिसे अपघटन भी कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा आपका है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया और तीसरा आपका है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इन्हीं अभिक्रियाओं को हम अगले पेज से एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। तो परिभाषा को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है। आप लोग शब्द पे आप लोगों को गौर करना है। संयोजन बोला जा रहा है। संयोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का जुड़ना। तो आइए इसको समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया बेसिकली क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल का मतलब होता है एक उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस आप लोगों को यहाँ ये ध्यान में रखनी है कि इस अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक जो होगा वो 2 होगा या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये 2 अलग अलग अभिकारक हैं जो कि आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उत्पाद में आपको एक ही चीज़ मिल रहा है। और इसे यदि एग्जाम्पल के और अलग तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग पदार्थ देख रहे हैं जो कि अभिकारक के रूप में है, और यहाँ उत्पाद जो हमारा बन रहा है वो जल बन रहा है जो कि एक ही है। तो हमेशा आपको संयोजन अभिक्रिया में ध्यान देना है कि अभिकारक हमेशा 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन उत्पाद हमेशा एक होगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला जो अभिक्रिया है हमारा वो है वियोजन जिसे अपघटन भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, नाम ही है वियोजन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, चीज़ें जुड़ रही थी। वियोजन में क्या होगा, चीज़ें टूटेगी कैसे, आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ हमेशा आपको एक अभिकारक दिखेगा। आपको ध्यान में रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक हमेशा एक होगा। उत्पाद आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस चीज़ को आप तोड़ रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका इस तरह से मान लीजिए कि अभिकारक है। जैसे कि देख सकते हैं कि AB एक कोई अभिकारक मान लेते हैं, और इधर आप देख सकते हैं कि A और B अलग अलग 2 अलग अलग चीज़ों में उत्पाद में टूट रहा है। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है, और इसको जब आप उष्मा देंगे तो ये उष्मा टूटने के बाद आपका CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 अलग अलग चीज़ों में आपका टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका अभिकारक जो है वो एक ही है, लेकिन उत्पाद में 2 आप अलग अलग
पदार्थ को जो है वो देख रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी को बेसिकली संगमरमर जो है वो कहा जाता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई संगमरमर यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं CaCO3, और इसके टूटने के बाद ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया में ध्यान देना है कि अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद हमेशा एक होगा। और वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि अभिकारक हमेशा एक होगा और उत्पाद जो होगा वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बात को शायद आप मेरी समझ रहे होंगे। अब अगला हमारा जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, विस्थापन यानी कि ये एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित हो जाएगा, यानी कि अपना स्थान बदल देगा। अब ये स्थान कैसे बदलेगा, इसके पीछे आपको कुछ बातें जो है वो समझनी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसे थोड़ा समझते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ बेसिकली होता क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये AB साथ में है और ये C के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि A बेचारा अकेला पड़ जाता है और यहाँ आप B के साथ C को बैठा हुआ पा रहे हैं। अब यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ जो ये C था ना, ये A से काफ़ी ताकतवर था। यूँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए इसको वहाँ से हटा करके ये C के साथ बैठ गया। कौन? तो B। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया है। इसमें आप यदि जिंक को मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा और पता है आपको इधर क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड बनाएगा और कॉपर बेचारा अकेला अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैसे ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन है, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि ये जो कॉपर था ना, इसको ये कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दिया। कौन किया? तो जिंक किया। और क्या बनाया? तो जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ आपको समझना ये है कि ये जो जिंक था ना, ये अधिक अभिक्रियाशील था कॉपर से, इसलिए उसके यौगिक से उसको विस्थापित कर दिया, यानी कि वहाँ से हटा दिया। आप इसको नॉर्मल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जिंक जो था वो ज़्यादा ताकतवर था, किससे? तो कॉपर से। अब ये कैसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है या कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो अगले पेज पे हमने एक चार्ट जो है वो लिया है, जो कि आपकी NCERT बुक का ही है। आप वहाँ थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि कौन से तत्व जो हैं वो अधिक अभिक्रियाशील हैं और कौन से तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील हैं, ताकि आगे के जो भी समीकरण आए विस्थापन जैसे अभिक्रियाओं के, वो चीज़ें आप मतलब आसानी से समझ पाएँ कि भाई ये अभिक्रियाशील है इससे ज़्यादा, तो ये इसको हटा सकता है। तो आइए इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ा लें हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सक्रिया या अभिक्रियाशीलता ये श्रेणी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर से यहाँ नीचे तक, यहाँ यानी कि AU यानी कि सोना तक जो है कुछ तत्व जो है वो यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और फिर यहाँ जो है ये घटते क्रम में है, और नीचे आपका सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आपको ध्यान में देना है कि यहाँ ये जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और यहाँ ये जो सोना है ये सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। और अभी आपने देखा होगा कि ये जिंक के बारे में हमने आपको पीछे विस्थापन अभिक्रिया में बताया, और आप देख सकते हैं कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, यानी कि जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसके यौगिक से कॉपर को ये हटा पाया। तो आपको एक बार ये एक बार नज़र में रखना है कि ये पोटेशियम सबसे अधिक है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर आपका एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है यानी कि सीसा है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर आपका मरकरी है, और फिर आपका सिल्वर यानी कि चांदी है, और फिर आपका गोल्ड यानी कि सोना है। तो इस तरह से ये
श्रेणी जो है आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप आगे की सभी अभिक्रियाओं में इस तरह की चीज़ें आए तो उसको समझ पाएँ। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला हमारा जो अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पीछे आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, यहाँ हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नाम ही है द्विविस्थापन, तो यहाँ 2 बार चीज़ें जो है विस्थापित होंगी। विस्थापन में 1 बार हो रहा था, यहाँ 2 बार होगा। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ आयनों का जो है ना वो आदान प्रदान होता है और फिर 2 चीज़ें आपस में जो है वो बदल जाती है, इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से आप समझे तो आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप AB देख रहे हैं और ये CD है, और ये क्या कर रहा है, A जो है D के साथ बैठ रहा है, यानी कि ये A D के साथ बैठ गया और ये B जो है वो C के साथ बैठ जाएगा, जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये दो बार जो है अपने स्थान को जो है वो बदल रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोडियम सल्फेट है और ये आपका बेरियम क्लोराइड है। इसको यदि आप आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड, ये 2 अलग अलग चीज़ बनाएगा। लेकिन आप यदि यहाँ गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये Cl यानी कि क्लोराइड के साथ इधर बैठ गया है, जो कि सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और ये Ba यानी कि बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ बैठ करके ये बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार जो है तत्व यौगिक से विस्थापित हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से अलग हो रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। लेकिन आपने यहाँ एक चीज़ गौर किया होगा कि यहाँ आयनों का आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। तो ये किस प्रकार से होता है, आइए इसको भी थोड़ा मैं समझा दूं। अब देखिए यहाँ जो आप ये सोडियम देख रहे हैं इस पे प्लस चार्ज होता है, और ये जो आपका क्लोराइड है इस पे माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ बैठ जा रहा है, और उसी तरह से यहाँ बेरियम ये प्लस है और ये माइनस है, और बेरियम सल्फेट के साथ बैठ जा रहा है, और इस तरह से ये अभिक्रिया जो है वो पूरी हो रही है। इसलिए इसको आयनों का आदान प्रदान भी कहा जाता है, या इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। बेसिकली यहाँ आयनों का आदान प्रदान करके ही अभिक्रियाएँ जो है वो पूरी होती है। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि अभिक्रिया के चारों प्रकार को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए इसी चारों अभिक्रियाओं को हम लोग एक बार इस पेज पे रिवीजन कर लें और एक बार अपने मन में एक माइंड मैपिंग के तहत इसको एक तैयार कर लें, ताकि हम चीज़ों को लंबे समय तक जो है वो याद रखें। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि अभिकारक जो होगा हमेशा एक से अधिक होगा, लेकिन उत्पाद जब भी बनेगा तो वो एक ही बनेगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन। दूसरा क्या था भाई, अभिकारक एक होगा लेकिन उत्पाद हमेशा एक से अधिक होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और इसी को हम लोग बोलते थे वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीसरा जो अभिक्रिया था हमारा वो था विस्थापन अभिक्रिया, जहाँ अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो थे वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बेचारा A और B साथ में है अभी, लेकिन C के साथ ही जैसे ही मिला तो C ने क्या किया, B को हटा करके A के साथ बैठ गया और बेचारा B जो है वो अकेले हो गया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया हुई थी या होगी तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चौथा जो अभिक्रिया था हमारा द्विविस्थापन, यानी कि यहाँ AB साथ में बैठा है, CD साथ में बैठा है, लेकिन इधर आप देखते हैं कि A जो है ये A जो है वो D के साथ बैठ गया है और B जो है वो C के साथ बैठ गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ आयनों का आदान प्रदान भी होता है। तो आप शायद एक बार में इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि ये बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया के ये 4 प्रकार जो है वो किस तरीके से हैं। आपको शायद दिमाग में ये एडजस्ट हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, अच्छा
आगे हमने कुछ प्रश्न को लिया है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है, और पीछे के जो 4 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वहीं से ये प्रश्न है, ताकि आपको ये एक आइडिया लगे कि किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जामों में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है और क्या हमसे वो प्रश्न बनता भी है या नहीं, ताकि आपको ये लगे कि हम किस बेस पे जो है आपको पढ़ा रहे हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। आइए सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है कि समीकरण यहाँ दिया गया है CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रहा है। ये पूछ रहा है आपसे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2014 और 2024 में जो है वो पूछा गया था। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को रोक करके इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद दें और फिर वीडियो चालू करके आप आगे की चीज़ें देखें, ताकि आप खुद बनाएंगे तो आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। इसमें जो ऑप्शंस हमारा दिया गया है वो है वियोजन, संयोजन, अभयगामी और ये प्रतिस्थापन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अभिकारक एक है और उत्पाद में हमें 2 अलग अलग चीज़ें जो है वो प्राप्त हो रही है। तो आप सभी ये समझ ही पा रहे होंगे कि बेसिकली ये जो अभिक्रिया है वो है वियोजन, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। और वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। अब अगला जो प्रश्न हमारा है, यहाँ समीकरण दिया गया है जिंक ये कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है और ये जिंक सल्फेट और फिर कॉपर को अलग करता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये भी आपका 2018 और 2024 में पूछा गया था। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या ये संयोजन अभिक्रिया है। नहीं, संयोजन अभिक्रिया तो नहीं है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने जाना कि 2 अभिकारक होते हैं और उत्पाद हमेशा एक बनता है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है, यहाँ तो विस्थापित जैसा चीज़ हमें दिख रहा है। तो बेसिकली आप शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी ही होगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर को हटा करके जिंक सल्फेट बना रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं 2025 इस वर्ष जो है आपका ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया था, और इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में आपको मैंने बताया था कि हमेशा अभिकारक एक होगा और उत्पाद जो है 2 या 2 से अधिक हो सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है, यहाँ तो अभिकारक ही पहले से 2 ही दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन कभी होगा ही नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं अभिकारक एक तो है, लेकिन उत्पाद में भी एक ही चीज़ें बना रही है। आपको देखिए ये नहीं ध्यान देना है कि ये क्या है, बस आपको अभिक्रिया जो बताया मैंने कि किस अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है, वो उस बेस पे आपको प्रश्न का उत्तर जो है वो देना है। फिर तीसरे ऑप्शंस पे हम यदि गौर करें तो इसमें भी अभिकारक हमारा 2 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शंस हमारा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैंने आपको ध्यान में रखना है कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक हमेशा एक ही होगा और उत्पाद हमेशा 2 या 2 से अधिक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिकारक जो है एक ही है और उत्पाद जो है वो 2 है, यानी कि ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने अपघटन अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ाया कि अभिकारक हमेशा एक होगा लेकिन उत्पाद 2 या 2 से अधिक होगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और ये भी समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको बिल्कुल आसानी से हम इन अभिक्रियाओं को भी समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस अभिक्रिया को हम अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऊष्मा के बेस पे ये अभिक्रिया जो है वो कहलाती है। पीछे जो हमने आपको 4 अभिक्रियाओं के बारे में बताया वो एक्चुअल रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार था, इसलिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है ऊष्मा के बेस पे जो है ये अभिक्रिया होती है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। बाकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वो 4 अभिक्रिया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनाने के समय थोड़ी बहुत ऊष्मा निकल रही हो, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल से आइए इसको समझते हैं। यहाँ आप कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे हैं, इसको आप जल के साथ मिलाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके साथ साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी आपको जो है वो निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो शायद आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ पाएंगे। अब दूसरा जो अभिक्रिया है हमारा वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम ही लग रहा है ऊष्मा शोषी, यानी कि ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा, यानी कि लेगा। ऊष्माक्षेपी क्या कर रहा था, ऊष्मा को छोड़ रहा था, लेकिन ऊष्मा शोषी क्या करेगा, ऊष्मा को लेगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब होता है लेना, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और इसको यदि आप ऊष्मा देंगे तो ये आपका NH3 यानी कि अमोनिया गैस जो है वो बनाएगा, और इसलिए ये जो अभिक्रिया है आपका वो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है। तो आप शायद ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को समझ पा रहे होंगे। बस आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा छोड़ेगा और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को लेगा, यानी कि अवशोषित करेगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उपचयन एवं अपचयन। तो बहुत सारे बच्चों को उपचयन और अपचयन में कन्फ्यूजन होती है, और यहाँ से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे ज़्यादातर जो है वो गलती करते हैं। इसलिए आप वो गलती ना करें, इसलिए आप थोड़ा इसे ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हम लोग उपचयन को समझते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों कहा जाता है अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, वृद्धि का मतलब ऑक्सीजन उससे जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होता हो, यानी कि किसी भी अभिक्रिया में यदि आपको ऑक्सीजन की वृद्धि होता हुआ दिखाई दे या हाइड्रोजन की कमी होता हुआ दिखाई दे, तो आप समझिएगा कि वहाँ उपचयन हो रहा है, यानी कि उसे ही उपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझें तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड बनाया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ हमें समझ में आया कि यहाँ क्या हुआ, तो उपचयन हुआ। किसका उपचयन हुआ, कॉपर का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ा। क्योंकि उपचयन में हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, तो कमी होगी। बात को शायद आप समझ पा रहे हो। और जस्ट इसका उल्टा आपका अपचयन होता है, इसे अवकरण भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है, उसी तरह अपचयन का एक और नाम है अवकरण। इसमें क्या होता है, तो जस्ट उल्टा होगा। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगा, तब उसे अपचयन कहते हैं। यानी कि जस्ट यहाँ उल्टा कहा जा रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की क्या होगी भाई, ह्रास होगा, और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगा। तो इसे हम लोग अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ आप हाइड्रोजन देख रहे हैं और यहाँ आप क्लोराइड देख रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लोराइड में आपका H यानी कि हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ अपचयन हुआ। किसका हुआ, तो क्लोराइड का। तो आप मेरी बातों को शायद समझ पा रहे होंगे कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन में बस आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन का वृद्धि होगा, हाइड्रोजन का कमी होगा, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कई बार कई सारी अभिक्रियाओं में ये दोनों
आपको साथ साथ होता हुआ दिखाई देगा। और जहाँ ये दोनों साथ साथ होता है तो उस अभिक्रिया का नाम बदल जाता है और उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जहाँ उपचयन और अपचयन ये दोनों साथ साथ हो, संयुक्त का मतलब होता है एक साथ हो, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर कॉपर से ऑक्सीजन की हानि हो रही है और ऑक्सीजन की हानि अपचयन होता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, और जब भी दोनों साथ साथ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हमने 2 प्रश्न लिया है जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है और पीछे के टॉपिक से ही संबंधित है, ताकि आप चीज़ों को समझे कि हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछेगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। ये आप देख सकते हैं 2025 यानी कि इस वर्ष जो है ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। तो क्या ये ऊष्मा शोषी है? नहीं, ऊष्मा शोषी में तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा उत्पन्न तो नहीं होती, ऊष्मा निकलती तो नहीं है। क्या ये उपचयन है? नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं लग रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊष्माक्षेपी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ही अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है। शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे और मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे। अब अगला जो समीकरण है वो है कॉपर ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कॉपर और ये H2O पूछ रहा है, यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये 2016 में आपका जो है वो पूछा गया था। अब आपको यहाँ एक चीज़ गौर करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की हानि हो रही है और हाइड्रोजन के साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि उपचयन और अपचयन यहाँ दोनों साथ साथ हो रहा है। अब जब दोनों साथ साथ हो तो आप सभी जानते हैं कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो शायद आप मेरी बातों को समझ। यदि आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह का आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।